Hello learners, welcome back to CMA Junction. In this video we are going to continue study note 8 related to direct taxation, that is income under the head capital gains. So capital gain में अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की है? हमने डिस्कस किया है सेक्शन नंबर 45. सेक्शन नंबर 45 के जो भी सेक्शंस थे अंदर सब सेक्शंस सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं और साथ साथ हमने सेक्शन नंबर 48 भी पूरी तरीके से कंप्लीट किया है. सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1 सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जो कि चार्जिंग सेक्शन से रिलेटेड था. चार्जिंग सेक्शन में क्या क्या चीजें दी हुई थी? तो आपका कैपिटल एसेट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, उसमें प्रॉफिट या लॉस अराइज होना चाहिए, तब आप उसमें क्या चार्ज करते हैं? कैपिटल गेन. फिर हमने सेक्शन नंबर 48 देखा जिसमें हमने कंप्यूटेशन देखा कि कैपिटल गेन किस तरीके से कंप्यूट होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगा वो हमने सेक्शन नंबर 48 के हिसाब से डिस्कस किया है. नेक्स्ट हमने सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 1A देखा जो कि इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड था. अगर कोई भी कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड डैमेज के अंदर डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाता है, इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम दे रही है तो कैपिटल गेन किस तरीके से अराइज होगा. फिर हमने सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 2 देखा जो कि था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड. मतलब अगर आप कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तब कैपिटल गेन अराइज होगा और किस तरीके से कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा वो हमने सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 2 में देखा. नेक्स्ट हमने सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 2A देखा जो कि था ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपॉजिटरी. क्या बोल रहा है? अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज को रखते हैं तो अगर आप उनका ट्रांसफर कर रहे हैं तो इन दैट केस आप किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे. तो ट्रांसफर के लिए यहाँ पे बोला गया था कि फीफो बेसिस में हम ट्रांसफर करेंगे. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया हुआ है सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 5 जो कि कंपलसरी एक्विजिशन से रिलेटेड है. 3 टाइप के यहाँ पे आपको कंपेंसेशन मिलता है, इनिशियल, इनहैंस्ड और रिड्यूस्ड. वो तीनों कंपेंसेशन हमने कंपलसरी एक्विजिशन के अंदर कवर किया. सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 5A हमने देखा है जो कि जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड है. अगर दो लोग मिलके मतलब एक पर्सन आप अपना लैंड या कोई भी बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है और दूसरा पर्सन उसमें बिल्ड अप करके एक नया पूरा स्ट्रक्चर बना के अगर ट्रांसफर कर रहा है, इन दैट केस जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अराइज होता है. और उसमें किस तरीके से कैपिटल गेन अराइज होगा वो हमने सेक्शन नंबर 45 5A के अंदर देखा है. लास्ट क्लास में हमने देखा था सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 3 जो कि था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर टू फर्म. जब पार्टनर से फर्म को ट्रांसफर होता है तो हम क्या लेते हैं? बुक वैल्यू लेते हैं. मतलब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम क्या लेंगे? जो बुक वैल्यू ऑफ फर्म में रिकॉर्ड की जा रही है उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट की वैल्यू, वो हमारा यहाँ पे क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. नेक्स्ट हमने देखा था सेक्शन नंबर 45 सबसेक्शन 4 जो कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय फर्म टू पार्टनर था. यहाँ पे अगर फर्म पार्टनर को ट्रांसफर कर रही है इन दैट केस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कैपिटल एसेट जो भी ट्रांसफर किया गया है. ठीक है, सो ये पूरा था सेक्शन नंबर 45 एंड सेक्शन नंबर 48 जो कि हमने डिस्कस कर लिया. अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. नेक्स्ट सेक्शन कौन सा है? तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है सेक्शन नंबर 46. सो सेक्शन नंबर 46 क्या बोल रहा है देखिएगा. हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 46. सो हमारे पास है सेक्शन नंबर 46 जो कि बोल रहा है कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी इन इट्स लिक्विडेशन. हमने एक केस देखा जहाँ पे फर्म एओपी बेओआई अपने लिक्विडेशन पे अपना कैपिटल एसेट पार्टनर्स को ट्रांसफर करते हैं. तो डिसॉल्यूशन होता है नॉर्मली उनका. सो डिसॉल्यूशन पे अपना एसेट पार्टनर या मेंबर को ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, सिमिलर वे में अगर किसी कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो कंपनी भी अपने एसेट्स को ट्रांसफर करेगी. ठीक है, एसेट्स को ट्रांसफर करेगी. किसको ट्रांसफर करेगी? शेयर होल्डर्स को. सबसे पहले तो अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज पेमेंट करेगी, उसके बाद नंबर आएगा शेयर होल्डर्स का. ठीक है, सो ये जो एसेट है क्या ये एसेट स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट ही होंगे? सो आंसर इज नो. यहाँ पे करंट एसेट्स हो सकते हैं, यहाँ पे आपका बैंक हो सकता है, कैश हो सकता है, ये सारी चीजें भी हो सकती है. ठीक है, सो कैपिटल एसेट भी हो सकते हैं, नॉन कैपिटल एसेट भी हो सकते हैं. इसीलिए यहाँ लिखा है कि कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे हम जब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी अपने एसेट्स. कब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? ऑन लिक्विडेशन. सो अगर लिक्विडेशन हो रहा है तो होगा क्या? समझ लेते हैं. ABC कंपनी है हमारे पास और इसके शेयर होल्डर है मिस्टर ए. मिस्टर ए
के पास 10,000 शेयर्स थे इस पर्टिकुलर कंपनी के, तो होगा क्या लिक्विडेशन के टाइम पे? लिक्विडेशन के टाइम पे मिस्टर ए अपने 10,000 शेयर्स देंगे एबीसी लिमिटेड को, और एबीसी लिमिटेड के पास फॉर एग्जांपल लैंड पड़ा हुआ है उतनी ही वैल्यू के आसपास का, तो उन्होंने इसको लैंड ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर ए अपने शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, एबीसी कंपनी अपना एसेट ट्रांसफर कर रही है। तो यहाँ पे शेयर्स तो हमको पता है कैपिटल एसेट है, साथ साथ लैंड भी कैपिटल एसेट है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहां पे करंट एसेट्स है हमारे पास, ठीक है, या फिर हमारे पास स्टॉक एंड ट्रेड है। इन दैट केस ये स्टॉक एंड ट्रेड ट्रांसफर कर रही है, और ये क्या ट्रांसफर कर रहा है, उसके बदले शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है। सो यहाँ पे भी कैपिटल गेन अराइज होगा। क्यों अराइज होगा? क्योंकि इधर से तो कैपिटल एसेट जा रहा है, भले इधर से जाए या ना जाए, इसलिए कैपिटल गेन अराइज तो होगा। और अराइज होगा किसके ऊपर? हम मानेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफरर है वो कौन है, मिस्टर ए है। सो मिस्टर ए के ऊपर हम कैपिटल गेन अराइज करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो कंपनी का एसेट चेंज हो सकता है, वो कैपिटल एसेट भी हो सकता है, कैपिटल एसेट नहीं भी हो सकता है, लेकिन मिस्टर ए का तो कैपिटल एसेट ही रहने वाला है, दैट इज शेयर्स। शेयर्स तो कैपिटल एसेट ही है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम इजी बना देते हैं। हम टैक्सेबल किसके लिए करेंगे? हम टैक्सेबल करेंगे इंडिविजुअल्स के लिए, या फिर जो भी पर्सन है जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, दैट इज शेयर होल्डर्स, उनके ऊपर ये टैक्सेबल होगा। सो एग्जाम्पल देखिए, एबीसी लिमिटेड है जिसकी बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे। सो ये जो बैलेंस शीट है इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2019 की। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास अवेलेबल है 10 लाख, 1 लाख है @10। लोन दिया हुआ है 5 लाख, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 5 लाख, लैंड है 8 लाख का, बैंक है 2 लाख का, एंड कैश है 10 लाख का, ठीक है। सो अब बोल रहा है कि यहाँ पे शेयर होल्डर कौन कौन है, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। हमने सिर्फ एग्जाम्पल लिया तो हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 ही शेयर होल्डर्स है, एक ने 50,000 शेयर्स खरीद लिए, दूसरे ने 50,000 शेयर्स खरीद लिए। दोनों ने एक ही टाइम पे खरीदा था, 1/4/2011 को उन्होंने ये शेयर्स खरीदे थे, ठीक है। सो अब क्या होगा? सो लिक्विडेट हो रही है कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो सबसे पहले वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगी। सो ये जो कैश है ना, उससे उन्होंने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, साथ साथ इसी कैश से उन्होंने लोन का पेमेंट कर दिया। अब 10 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल बचा है, 8 लाख का लैंड बचा है, 2 लाख का हमारे पास बैंक में बचा है। अब इसका पेमेंट वो कैसे करेंगे? वो पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सो कैसे पेमेंट होगा देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, हमारे पास कैश आता है एज इक्वल पार्टनर्स है, 50,000 इक्वल शेयर होल्डर्स है। सो यहाँ पे इनको जो भी चीज मिल रहा है वो इक्वली मिलेगा। सो कैश तो पूरा निल हो गया है, कैश इनको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसी से हमने लोन और क्रेडिटर्स पेमेंट कर दिया। बैंक आते हैं हम, सो बैंक में 2 लाख रुपए पड़े हैं, दोनों इक्वल शेयर होल्डर्स हैं, इन दैट केस दोनों के पास इक्वल अमाउंट, दैट इज 1 लाख चला जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं लैंड के लिए। सो लैंड भी 8 लाख का है, तो 4 लाख का दोनों के पास चला जाएगा, ठीक है। बैंक की वैल्यू क्या चेंज होने वाली? आंसर इज नो, बैंक में जो पैसे हैं वो उतने ही है ना। लैंड की वैल्यू देखिए, लैंड जो है हमने पुराना खरीदा था, हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये लैंड जो है हमने खरीदा था ऑन 1/4/2014 में खरीदा था, तो क्या अभी भी वैल्यू उसकी इतनी रहने वाली है? आंसर इज नो, इस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट की वैल्यू चेंज होने वाली है। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमको चेक करना होगा फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। सो फेयर मार्केट वैल्यू इस पर्टिकुलर एसेट की हम ले लेते हैं 10 लाख, हमने कब खरीदा? 8 लाख का खरीदा था, तो 1 करोड़ रुपीज हम ले लेते हैं कि अभी की वैल्यू इसकी 1 करोड़ है। सो क्या ये सही है कि उनको हम 4 लाख रुपए का ये दे दें? मतलब उनका जो है कैपिटल गेन अगर आप कैलकुलेट करेंगे 4 लाख के हिसाब से तो बहुत कम आएगा, लेकिन एक्चुअल में उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू तो 1 करोड़ रुपीज है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन होनी चाहिए। इसलिए बोला गया कि फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। जैसा हमने फर्म जब पार्टनर को देता है एसेट, जैसा हम वहां पे ट्रीटमेंट करते हैं, सेम वही ट्रीटमेंट यहाँ पे होगा, आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ हो आपको। सो यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसे होगा उसको समझिएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ है। दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन होगा क्योंकि हमने बोला कि उनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा। हमारे पार्टनर्स शेयर होल्डर्स कौन है? एक्स एंड वाई, ठीक है। सो एक्स एंड वाई के लिए अलग अलग हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, एक्स वाई।
सो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, हमको पता है कि 1 करोड़ है, दोनों के पास आधे आधे आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 50 लाख रुपीज यहाँ आएगा फेयर मार्केट वैल्यू, और यही हमारा क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसके साथ साथ इस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में एक और चीज ऐड हो जाएगी, दैट इज जो कैश में उनको मिल रहा है, उनको शेयर्स के बदले ये सारी चीजें मिल रही है ना, सो ये भी ऐड होना चाहिए। सो 1 लाख रुपीज कैश में उनको मिल रहा है, तो वो भी यहाँ ऐड हो जाएगा, दैट इज 51 लाख रुपीज उनको मिल रहा है एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ये है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब इन्होंने शेयर्स कब खरीदे थे, इन्होंने शेयर्स खरीदे थे 1/4/2014 को। ठीक है, सो हम देखेंगे इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो 1/4/2011 दैट इज 2011-12 के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे, 50,000 शेयर्स 10 रुपए ईच के, सो 5 लाख शेयर्स हुए। ठीक है, अब उनको ट्रांसफर कब कर रहे हैं, वो ट्रांसफर कर रहे हैं, हमने ये बैलेंस शीट कब की देखी है, 31 मार्च 2019 की। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे लिक्विडेशन कब हो रहा है, ये लिक्विडेशन हो रहा है 1/4/2019 को। ठीक है, 1/4/2019 को हमारा लिक्विडेशन हो रहा है। सो आ गया हमारा कौन सा ईयर आ गया, 1920 का आ गया। सो ट्रांसफर कब हो रहा है, 1920 में ट्रांसफर हो रहा है, डिवाइडेड बाय जब आपने इसको खरीदा था, मतलब जब शेयर्स खरीदे थे। शेयर्स खरीदने की डेट क्या है, 11/12 का सी आया है, अगर हम देखें तो 184 आपका आता है। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 184 दैट इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आएगी, हम यहाँ पे वैल्यूज रिकॉर्ड करेंगे, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, 7,85,326। दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है, क्योंकि दोनों ने शेयर्स 50,000 ही खरीदे थे और दोनों ने शेयर्स एक ही टाइम पे खरीदे थे। ठीक है, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सो माइनस करेंगे हम यहाँ पे 51 लाख, दैट इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 43,14,674 रुपीज, 43,14,674 रुपीज। टैक्सेबल किसके लिए होने वाला है, ये टैक्सेबल होने वाला है एक्स एंड वाई के लिए, और ये कौन सा गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे अराइज हो रहा है। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब देखिए इसके आगे इसमें और भी चीजें ऐड होती हैं। सो क्या ऐड होने वाला है यहाँ पे, हम ले रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल एबीसी लिमिटेड का, जो कंपनी हमने देखी थी। फॉर एग्जांपल ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है गारमेंट्स, इनकी जो इनकम आई है ना, टोटल इनकम है 200 करोड़ रुपए, जो कि पीजीबीपी की हुई है ना। अब पीजीबीपी की इनकम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। फॉर एग्जांपल टैक्स रेट इनको 30% डायरेक्टली लग रहा है, सो इनका इनकम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना था, और 30% टैक्स लगाने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 140 करोड़ आ रहा है। इस 140 करोड़ में से रिटेन्ड अर्निंग्स, मतलब इन्होंने इसमें से सेव कर लिया 100 करोड़ और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 40 करोड़। ठीक है, सो ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो जितना भी अमाउंट वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज डिविडेंड, ऑफ कोर्स ये बात है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मतलब शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एज डिविडेंड। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसमें उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। मतलब अब अच्छे से समझिएगा, एबीसी लिमिटेड है, इनके शेयर होल्डर्स हमने कौन कौन देखा था, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, है ना। अब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ने इनके शेयर्स खरीदे, तो ऑफ कोर्स सी बात है कंपनी इनको डिविडेंड भी पे करती होगी टाइम टाइम पे। सो ये जो डिविडेंड है, इसी डिविडेंड की बात की जा रही है। तो जब भी कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो टैक्स मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को नहीं पे करना है, किसको पे करना है, कंपनी को पे करना है। तो कंपनी यहाँ पे टैक्स पे करेगी इन दोनों के बदले। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि डिविडेंड जब शेयर होल्डर्स को मिल जाता था तो ये जो है टैक्सेबल नहीं हो पाता था, क्योंकि कई सारे लोगों की इनकम बहुत कम होती थी, तो उनके लिए टैक्सेबल नहीं हो पाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब उसको डायरेक्टली कंपनी के ऊपर ही टैक्सेबल कर दिया। और नॉर्मली ये स्पेसिफिकली डोमेस्टिक कंपनीज के लिए अप्लाई करता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सिर्फ किसके लिए अप्लाई करता है, डोमेस्टिक कंपनीज के लिए। ठीक है, सो जब भी डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड पे करती है, तो डिविडेंड पे करते टाइम पे उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे करना होता है। So before distribution, company needs to pay the corporate dividend tax और dividend distribution tax as per section number 115O के हिसाब से ये होता है। ठीक है, ये एप्लीकेबल किसको है, ये सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज के एप्लीकेबल है। डोमेस्टिक कंपनीज को पे करना पड़ता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जब भी वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, इसलिए अब देखिए डिविडेंड जो है
किसके लिए टैक्सेबल हो गया, एबीसी लिमिटेड के लिए टैक्सेबल हो गया, तो क्या इसको वापस टैक्सेबल किया जाएगा एक्स और वाई के लिए? आंसर इज नो, ये वापस शेयर होल्डर्स के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। इसीलिए डिविडेंड जो भी रिसीव होता है शेयर होल्डर्स को वो एग्जेम्प्ट रहता है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये फॉरेन कंपनीज के लिए अप्लाई नहीं होता, मतलब फॉरेन कंपनीज अगर डिविडेंड पे कर रही हैं तो कंपनीज को पे करने की जरूरत नहीं है टैक्स। कौन पे करेगा? शेयर होल्डर्स पे करेंगे अपने उस पर्टिकुलर डिविडेंड के लिए टैक्स। ठीक है, अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल को। सो हमारा एबीसी लिमिटेड हमारी कंपनी है ना, एबीसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड हमने इसको कर दिया, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है। अब देखिए इसका शेयर कैपिटल जो है 30 लाख रुपीस का है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 10 लाख रुपीस का। हम दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, उससे मैच मत कीजिएगा, ठीक है? वो अलग एग्जांपल था, ये अलग एग्जांपल था। वहां पे सिर्फ शेयर कैपिटल हुआ करता था, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं था। यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है और हमारे पास एसेट्स हैं 40 लाख के। अब देखिए जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो क्या है? कंपनी का प्रॉफिट है, और जब भी कंपनी अपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो डिविडेंड ही कहलाएगा, भले आप लिक्विडेशन में डिस्ट्रीब्यूट करो, कभी भी डिस्ट्रीब्यूट करो। लेकिन अगर कंपनी रिजर्व्स एंड सरप्लस अपना कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो डिविडेंड ही कहलाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 40 लाख रुपीस कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने एसेट्स किसको? शेयर होल्डर्स को। तो इसमें से जो 10 लाख रुपए है वो क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस है। बचा हुआ 30 लाख रुपए क्या है? ये हमारा कहलाएगा लिक्विडेशन के समय जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए वो। ठीक है, सो ये लिक्विडेशन के टाइम वाला कहलाएगा और ये डिविडेंड कहलाएगा। ये डिविडेंड कहलाएगा तो इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? सेक्शन नंबर 115 में जाओ, इसको मान लेंगे हम कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, और ये जो है ये कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी पे करेगी और शेयर होल्डर्स को ये जो एसेट्स मिल रहे हैं उस पे जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा ये शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जब भी शेयर्स एसेट्स जाते हैं तो कैपिटल गेन किसके ऊपर अराइज होता है? शेयर होल्डर्स के ऊपर अराइज होता है, कंपनी के ऊपर अराइज नहीं होता है। आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। ठीक है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर कभी भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको आप लिक्विडेशन के एसेट्स में नहीं जोड़ना है, उसको आप अलग से लेके जाएंगे। उसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी कौन? कंपनी पे करेगी। इसके ऊपर शेयर होल्डर्स अपना कैपिटल गेन नहीं पे करेंगे। शेयर होल्डर्स कैपिटल गेन किसके ऊपर पेमेंट करेंगे? शेयर होल्डर्स पेमेंट करेंगे जो भी एसेट्स कंपनी उनको देगी, जो कि स्पेसिफिकली उनके शेयर कैपिटल से रिलेटेड एसेट्स हैं वो वाले। प्रॉफिट वाले पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा जो कि कंपनी पे करेगी। ठीक है, अब इसके आगे और चीजें इससे रिलेटेड हम समझते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया था। अब हमारे हैं कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनी इन इट्स लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी क्या कर रही है? एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सो यहाँ पे एसेट जो है दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। पहला तो कंपनी क्या करे, डायरेक्टली अपने कैपिटल एसेट्स को शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। मतलब जो भी एसेट्स उनकी बैलेंस शीट में दिख रहे हैं उनको उठा के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दे अपने शेयर होल्डर्स में। ठीक है, सो यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी जो भी एसेट वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें कुछ भी पार्ट उनके प्रॉफिट या रिजर्व्स वाला है तो वो पार्ट का उनको क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन रिजर्व्स, है ना? जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट और रिजर्व्स, सो उनपे उनको अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा। कब तक का? डेट ऑफ लिक्विडेशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22C। मतलब जब तक उनका लिक्विडेशन हो रहा है तब तक का उनको प्रॉफिट और रिजर्व्स पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब हमारा जो भी कैपिटल एसेट है वो दो तरीके से डिवाइड होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा 40 लाख रुपए थे जिसमें से 10 लाख रुपए आपके प्रॉफिट से रिलेटेड थे। सो इस पे कंपनी पे करेगी, क्या पे करेगी? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कौन पे करेगा? कंपनी पे करेगी। बचा हुआ 30 लाख, ये 30 लाख पे कैपिटल गेन अराइज होगा। कैपिटल गेन कौन पे करेगा? शेयर होल्डर्स पे करेंगे। ठीक है, सो कैपिटल एसेट अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स पे करेंगे टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सो कैपिटल गेन पेमेंट करेंगे शेयर्स के ट्रांसफर पे। ठीक है, वो स्पेसिफिकली इतने अमाउंट पे पेमेंट किया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जिसमें हो रहा है कैपिटल एसेट को पहले कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही थी, वो पहले ही डायरेक्टली कैपिटल एसेट को उठा रही थी और शेयर होल्डर्स को दे रही थी। लेकिन दूसरा केस बोल रहा है कि कैपिटल एसेट कंपनी मार्केट में बेच रही है और उसके बाद जो भी पैसे आ रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। सो देखिए कैपिटल एसेट
बेच रही है कंपनी मार्केट में, अब कैपिटल एसेट बेचेगी तो ऑफ कोर्स सी बात है उसमें कैपिटल गेन अराइज होगा, तो ये किसके हाथ में अराइज हो रहा है, ये कंपनी के हाथ में अराइज हो रहा है। फिर कंपनी को पे करना पड़ेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर कुछ भी पार्ट उसमें डिविडेंड से रिलेटेड का है तो। फिर उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बाद, मतलब रिजर्व्स वाले को हटाने के बाद, जो भी पर्टिकुलरली कैपिटल एसेट शेयर होल्डर्स के शेयर्स के हिसाब का है, वो कैश वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपने शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स इस पर्टिकुलर कैश के ऊपर टैक्स पे करेंगे ऑन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब उन्होंने शेयर्स ट्रांसफर किए, उसके बदले उनको ये कैश मिले और इस कैश पे वो कैपिटल गेन चार्ज करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो आपको। ध्यान रखिए इसमें आपको छोटी सी चीज बस ध्यान रखने की है, क्या हमारा जो भी अमाउंट या जो भी एसेट कंपनी दे रही है वो एसेट नॉर्मल एसेट भी हो सकता है या फिर कैपिटल एसेट भी हो सकता है। ठीक है, अब जो ये है वो दो तरीके से डिवाइड होगा। आपको इसके लिए लायबिलिटीज साइड चेक करना पड़ेगा। लायबिलिटीज साइड में क्या चेक करो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट क्या है। रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट कितना है, 10 लाख, उसको अलग कर दो। बचा हुआ अमाउंट भले कितना भी हो वो पूरा का पूरा यहाँ ले आओ, तो हमने यहाँ 30 लाख रुपीज लिया है। ठीक है, ये हो गया दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो 10 लाख है जो कि रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला है, उस पे कंपनी टैक्स पे करेगी। कौन सा टैक्स पे करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी। नेक्स्ट ये जो 30 लाख रुपए है, ये 30 लाख किसको दिए जा रहे हैं, ये शेयर होल्डर्स को दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स वापस कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विडेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पे कैपिटल एसेट कौन सा है, शेयर्स कैपिटल एसेट है, और ये जो अमाउंट है वो कंसिडरेशन है इस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट की। इन दैट केस यहाँ पे जब वो शेयर्स मिलेंगे, शेयर्स दे के वो अपना कंसिडरेशन लेंगे, तो किसके लिए टैक्सेबल होता है, यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होगा, और ये कैपिटल गेन शेयर होल्डर्स के हाथ पे अराइज होगा। ठीक है, सो नॉर्मली आपको यही चीज ध्यान रखनी है। अब आती है नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट क्या आ रहा है, देखिए समझ लेते हैं। ये जो एसेट है ये हमारा था लैंड। अलग से एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी इसमें। सो हम अलग एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए हमारे पास है लैंड, हम लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ है हमारे लायबिलिटीज, यहाँ है हमारे पास अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ठीक है, सो हम समझ रहे हैं हमारा मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो ही शेयर होल्डर्स यहाँ पे हैं। लायबिलिटीज साइड में हमारा आता है सबसे पहले शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हमारे पास है 50 लाख, साथ में आ रहे हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस 20 लाख, क्रेडिटर्स है हमारे पास 30 लाख के, और लास्ट में लोन है हमारे पास 50 लाख का। तो इन टोटल अगर आप देखें तो 1 करोड़ 50 लाख रुपीस हो गया है यहाँ पे, है ना। सिमिलर वे में एसेट साइड देखते हैं हम। लैंड है हमारे पास, ये लैंड हमने खरीदा था, बहुत टाइम हो गया लैंड को खरीदे, और लैंड की वैल्यू है 20 लाख। नेक्स्ट आते हैं लैंड के बाद बिल्डिंग है हमारे पास 30 लाख। फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है करंट एसेट्स 40 लाख। सो टोटल कितना हो गया, 70, 80, 90। 90 के बाद हम कैश ले लेते हैं 60 लाख का। ठीक है, सो अब आती है बात पेमेंट की। सो पेमेंट के टाइम पे क्या किया जा रहा है, हमारा लिक्विडेट हो रही है कंपनी, और कंपनी लिक्विडेट हो रही है, तो सबसे पहले हमने लोन का पेमेंट किया। लोन का पेमेंट हमारे पास ये कैश था, कैश से हमने लोन पेमेंट कर दिया। फिर आती है बात हमारा क्रेडिटर्स की। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट हमने थोड़ा सा कैश से कर दिया, मतलब 10 लाख का बचा था हमारे पास अमाउंट लोन पेमेंट करने के बाद, तो उतना हमने इससे कर दिया, और बाकी हमने करंट एसेट से कर दिया। तो कितना बचा हमारे पास करंट एसेट में, एट लास्ट हमारे पास 20 लाख रुपए अभी करंट एसेट में बचे। ये पेमेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 70 लाख और यहाँ पे 70 लाख रुपीस हमारे पास बच रहे हैं। तो ये किसके पास जाएंगे, ये जाएंगे शेयर होल्डर मिस्टर एक्स एंड वाई के पास। जब उन्होंने इसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक की, जो भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बिटवीन शेयर होल्डर्स, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपको चेक करनी है। ठीक है, सो लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू अभी के हिसाब से हो गई थी 80 लाख,
हमारा बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू, बिल्डिंग जो है डिमिनिश हो गई, मतलब थोड़ा सा वैल्यू उसमें कम हुआ है, और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू हम ले लेते हैं 20 लाख। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है करंट एसेट्स, तो करंट एसेट उतनी ही वैल्यू के हैं, तो 20 लाख रुपीज इनकी हो गई। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास इनकी फेयर मार्केट वैल्यू। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा किन के बीच में, हमारे शेयर होल्डर्स के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में। ठीक है, सो एक्स एंड वाई के बीच में, एक्स एंड वाई दोनों इक्वल पार्टनर्स थे, 50 लाख रुपए था, तो 25-25 लाख रुपए उनका होल्डिंग था। ठीक है, सो टोटल हमारे पास अभी कितना बच रहा है, हमारे पास टोटल बच रहा है, अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें तो 80-20-20 120 लाख रुपीज यहाँ पे हमारे पास है। 120 लाख रुपीज हमारे एसेट्स का फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके बाद हमारे पास अब आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, ये होने के बाद आपको चेक करना है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस है हमारे पास 20 लाख का, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को सबसे पहले यहाँ से डिडक्ट कर दीजिए। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने डिडक्ट कर दिया। क्यों डिडक्ट किया, क्योंकि ये जो है डिविडेंड वाला पार्ट है, और ये डिविडेंड जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के अंदर आएगा, और ये कौन पे करेगा, कंपनी पे करेगी, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया, क्योंकि ये डिविडेंड का पार्ट है। भले ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इसमें अराइज हो या ना हो, डिविडेंड का पार्ट आपको अलग करना ही है। ठीक है, डिविडेंड अलग कर दिया हमने। फिर आ रहा है हमारे पास 1 करोड़ रुपीज। ये 1 करोड़ रुपीज क्या है, ये शेयर होल्डर्स को शेयर्स के बदले दिया गया है। ठीक है, सो ये 1 करोड़ रुपीज डिवाइड हो जाएगा बिटवीन हमारा एक्स एंड वाई। सो 50 लाख रुपीज इसको मिले, 50 लाख रुपीज इसको मिले। तो दो शेयर होल्डर्स थे, दोनों के बीच में हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स एंड वाई के बीच में। अब इनको इतनी वैल्यू मिली है, तो ये फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही है। सो ये हो जाएगा उनका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस कीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ये जो शेयर्स उन्होंने खरीदे वो 1 साल के अंदर ही खरीदे थे, ये जो शेयर कैपिटल का अमाउंट दिख रहा है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 25 लाख दोनों का माइनस हो जाएगा। एट लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि है 25 लाख रुपीज। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपको बस अलग करना है डिविडेंड वाला पार्ट जो भी होगा। ठीक है, सो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है। सो बुक का एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, सो हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11, जो कि दिया हुआ है बैलेंस शीट ऑफ पूर्वा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च दिसंबर 2019। सो प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब इसके शेयर्स क्या होंगे, अनलिस्टेड होंगे। अनलिस्टेड होंगे तो उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए हम कितना टाइम देखेंगे, 24 मंथ्स का टाइम देखेंगे, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच आपको दिया हुआ है, 8 लाख उनके पास है, मतलब कितने शेयर्स हैं, 80,000 शेयर्स हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख, लोन 6 लाख, क्रेडिटर्स 6 लाख, प्रोविजन फॉर डिविडेंड टैक्स 40,715। अब ये क्या है, तो डिविडेंड टैक्स पेमेंट करने के लिए इतना लायबिलिटी अभी तक पेमेंट नहीं किया, इतना पेमेंट करना है, ऐसा समझ लीजिए। लैंड दिया हुआ है, बिल्डिंग दिया हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से मशीनरी है, करंट एसेट्स है। कंपनी लिक्विडेशन पे जा रही है बैलेंस शीट डेट में, एंड सारे करंट एसेट्स एंड बिल्डिंग रियलाइज हो गए बुक वैल्यू पे। ठीक है, करंट एसेट्स कितने हैं, 10 लाख 40,715, साथ साथ बिल्डिंग कितने का है, 3 लाख, तो कितना हो गया, हमको 13,40,715 रुपीज के हमने एसेट्स बेच दिए, और उसके बदले हमको उतने ही पैसे रियलाइज हो गए। अब क्या किया हमने, ये पैसों को यूज करके हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज पेमेंट कर दी, मतलब लोन का पेमेंट कर दिया 6 लाख का, साथ साथ हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया 6 लाख का, कितना हो गया 12 लाख रुपए पेमेंट, साथ साथ प्रोविजन फॉर डिविडेंड टैक्स भी पेमेंट कर दिया हमने, सो टोटल 12,40,715 का पेमेंट कर दिया, साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स का भी पेमेंट कर दिया, तो हो गए टोटल 13,40,715। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से सेटल हो गए। तो क्या क्या गायब हो गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, बिल्डिंग हट गई यहाँ से, और करंट एसेट्स हट गए यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है देखिए, उत्कर्ष एक शेयर होल्डर है, 10% इक्विटी शेयर वो होल्ड कर रहा है और 20% प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड कर रहा है कंपनी के। इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर्स पर ओरिजिनली एक्वायर्ड बाय हिम ऑन 16/8/2002 को उसने एक्वायर किए थे, तो लॉन्ग टर्म ही आएगा यहाँ पे। एट फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए ईच शेयर। ठीक है,
However, he subscribed to preference shares. Preference shares को उसने 1/4/2019 को ही सब्सक्राइब किया था, मतलब अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए हैं. इन दैट केस यहाँ पे आपका आ रहा है शॉर्ट टर्म, विच वॉज इशूड एट पार. ये इसको पार पे इशू हुए थे. ही रिसीव्ड अ पार्ट ऑफ लैंड. पार्ट ऑफ लैंड उसको मिल रहा है जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 5 लाख रुपए, और कैश मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए 20,000 रुपए. आपको कंप्यूट करनी है कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ उत्कर्ष. तो कंपनी एंड उत्कर्ष दोनों के लिए आपको कैलकुलेट करना है. सो देखिए अब बचा क्या, हमारे पास बचा 8 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, दैट इज 10 लाख रुपए यहाँ बचे, और लैंड और मशीनरी बचा है जो कि वैल्यू 10 लाख की है. सो अगर देखा जाए तो इसमें रिजर्व्स का पार्ट कितना होने वाला है, 2 लाख रुपए रिजर्व्स का पार्ट होने वाला है, जिसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अराइज होगा. तो किस तरीके से अराइज होगा, हम यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 का, समझिएगा किस तरीके से अराइज होगा. सो हम कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन. उससे पहले, इस कंप्यूटेशन से पहले आपको मार्केट वैल्यू सब चीजें निकालनी होगी. सो वो मैं यहाँ पे कंप्यूट कर रही हूँ. सो देखा जाए तो उत्कर्ष का हम इक्विटी का देखते हैं एक जगह और एक जगह प्रेफरेंस का देखते हैं. ठीक है. सो इक्विटी का उसके पास कितने शेयर्स थे, इक्विटी के उसके पास यहाँ पे बोला गया है कि 10% इक्विटी शेयर्स थे, मतलब 80,000 शेयर्स हैं तो 8,000 शेयर्स उसके पास होंगे, और उसकी वैल्यू उसने खरीदे कितने पे थे, 80,000 में खरीदे थे. ठीक है. कब खरीदे थे, ऑन डेट क्या लिखी हुई है यहाँ पे उत्कर्ष की, उत्कर्ष ने वो शेयर्स खरीदे थे 16/8/2002 को. सो 16/8/2002 को उसने खरीदा है. फिर उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर्स, 20% उसने खरीदे हैं, तो 1 लाख का यहाँ दिख रहा है, तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स उसने खरीदे थे, और ये खरीदे थे 1/4/2019 को. अब देखा जाए तो उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, सो लैंड मिल रहा है इस इक्विटी शेयर के बदले कितने का, उसकी वैल्यू है 5 लाख, और इस प्रेफरेंस शेयर्स के बदले उसको 20,000 रुपए मिल जा रहे हैं, मतलब 20,000 का खरीदा था, 20,000 रुपए मिल गए, और शॉर्ट टर्म था इसलिए निल हो जाएगा. अब आती है बात इसकी, ये लैंड मिल रहा है उसको 5 लाख का. अब ये जो लैंड है इसमें से रिजर्व का आपको निकालना पड़ेगा. ये लैंड किसका है ये बताइए पहले, ये लैंड सिर्फ उत्कर्ष का हिस्सा है ना. तो अब इसमें से जो भी आप रिजर्व्स एंड सरप्लस डिडक्ट करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी हम डिडक्ट करेंगे वो भी सिर्फ उत्कर्ष का पार्ट होना चाहिए. तो टोटल हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस है 2 लाख रुपए. 2 लाख में से उत्कर्ष के शेयर्स कितने थे, 10% शेयर्स थे, तो 10% ही उसका रिजर्व्स एंड सरप्लस का शेयर होगा. सो 20,000 हो गया उसके रिजर्व्स एंड सरप्लस का शेयर. तो एट लास्ट हम क्या लेंगे, 4,80,000 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ली जाएगी, किसकी, उत्कर्ष की इक्विटी शेयर्स के लिए. ठीक है. तो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विटी का कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड प्रेफरेंस का. सो पहले मैं उत्कर्ष के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ, बाद में हम कंपनी की तरफ जाएंगे. सो ये उत्कर्ष का है. सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी, इक्विटी के लिए 4,80,000, और प्रेफरेंस के लिए हमको कैश में 20,000 मिला है, तो 20,000 ही हम लेंगे. लेस करेंगे इसमें से, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है क्या, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. तो इक्विटी के लिए इंडेक्स आएगा और प्रेफरेंस के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा. तो प्रेफरेंस का मैंने 20,000 लिख लिया यहाँ पे. तो एट लास्ट इसका निल हो गया, और निल क्या है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निल आ रहा है. ठीक है. हम आते हैं इक्विटी में. सो इक्विटी का हमने कितने में खरीदा था, हमने 80,000 में खरीदा था. कब खरीदा था, 2002-03 में. सो अगर हम इंडेक्सेशन कैलकुलेट करें तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय सेल कब हो रहा है, 289 डिवाइडेड बाय 2002-03 में हमने खरीदा था, तो 105 से आप इसको डिवाइड करेंगे. सो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 105, दैट इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आएगी 2,20,190. सो 2,20,190 हम यहाँ से डिडक्ट करें अगर, तो आपके पास एट लास्ट वैल्यू आएगी 2,59,810. सो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. आई होप क्लियर हुआ हो, बहुत इजी है. हमने रिजर्व्स को अलग कर दिया. अब ये जो रिजर्व्स वाला पार्ट है, अब कंप्यूटेशन करते हैं हम ऑफ टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन कंपनी. कंपनी के ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन आएगी, तो कंपनी ने जितना भी पार्ट डिविडेंड का दिया है, डिविडेंड का कंपनी के लिए कितना है, पूरा 2 लाख रुपए है ना.
सिर्फ स्पेसिफिकली उत्कर्ष के रिजर्व्स एंड सरप्लस का थोड़ी पे करेगी कंपनी जितने भी शेयर होल्डर से सबका जितना भी डिविडेंड दिया होगा उसके लिए करेगी। सो डिविडेंड उसने 2 लाख रुपए का दिया है तो इसके ऊपर पूरा का पूरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी कंपनी। आई होप क्लियर हुआ हो आपको अच्छे से। तो कंपनी के ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशन आ रही है, उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना है 2 लाख रुपए के ऊपर। हमारे उत्कर्ष के ऊपर क्या आ रहा है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 4,80,000 हमने ले लिया, उसमें से जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हुआ, उसके बाद जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है वो उत्कर्ष के लिए आएगा। आई होप अच्छे से आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। सो अगर इसके आगे हम कंटिन्यूएशन करें, समझ लीजिए उत्कर्ष को जो लैंड मिला था जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, जब उसको लैंड मिला था तब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 5 लाख रुपए। अब क्या कर रहा है उत्कर्ष, 1/2/2021 को इस पर्टिकुलर लैंड को 10 लाख में बेच दे रहा है सुरेश को। कब बेच रहा है, 1/2/2021 को। उसको लैंड कब मिला था, तो अगर हम यहाँ डेट चेक करें तो 31 दिसंबर 2019 को उसको मिला था और वो ट्रांसफर कब कर रहा है, 2021 में। देखा जाए तो यहाँ पे 3 साल तो कवर नहीं हो रहा है, सॉरी 2 साल हम देखते हैं तो 2 साल भी यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, 2020 अगर हम जाएं तो 2020 में 31 दिसंबर 2020 हम आ गए, फिर 31 मार्च दिसंबर 2021 तक आपको जाना पड़ेगा, तभी उसके 2 साल कंप्लीट होंगे। लेकिन यहाँ पे 1 Feb 2021 ही है, सो यहाँ पे 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे अराइज होने वाला है। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेशन होगा, कैपिटल गेन हम कंप्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने रुपए मिल रहे हैं, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लें, सो क्या बोल रहा है देखिए, कैपिटल गेन टैक्स ऑन सब्सिक्वेंट सेल बाय द शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर अपना जो भी सब्सिक्वेंट सेल कर रहा है, इन दैट केस कैपिटल गेन किस पे लगेगा, तो इफ द शेयर होल्डर आफ्टर रिसीट ऑफ एनी सच एसेट ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी ट्रांसफर कर रहा है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो भी रहेगा, फेयर मार्केट वैल्यू ध्यान रखिएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोल रहा है क्या, आंसर इज नो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है फेयर मार्केट वैल्यू। सो हमको देखना है फेयर मार्केट वैल्यू उस पर्टिकुलर लैंड की, जितना पार्ट उसको मिला है। तो हमको यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख है, तो यहाँ पे से डिडक्ट क्या होगा, यहाँ से डिडक्ट होगा 5 लाख रुपए। आई होप क्लियर हुआ हो। सो 5 लाख रुपीज जो हमारे पास बच रहे हैं यहाँ पे, ये उसका होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो कि किस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से हमारा ये सारी चीजें कैलकुलेट होंगी। सो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे आपका अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। तो कंपनी का लिक्विडेशन के टाइम पे आप जो भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उसमें से रिजर्व्स एंड सरप्लस का जो भी पार्ट होगा उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी कंपनी। रिजर्व्स एंड सरप्लस हटाने के बाद फेयर मार्केट वैल्यू से रिजर्व्स एंड सरप्लस हटाएंगे, पर्टिकुलर एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितना भी अमाउंट आएगा वो कैपिटल गेन होगा पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स के लिए जिनको भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो उस पे कैपिटल गेन निकलेगा, उस पे टैक्स कौन पे करेगा, शेयर होल्डर्स पे करेंगे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कौन पे करता है, कंपनी पे करेगी। तो शेयर होल्डर्स कैपिटल गेन पे करेंगे, कैसे कैलकुलेट होगा, सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एसेट माइनस जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सॉरी डिविडेंड था, डीम्ड डिविडेंड था, वो डिडक्ट कर दीजिए, जो बचेगा वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जब भी आपने शेयर्स खरीदे थे तो नॉर्मल जैसे इंडेक्सेशन हो रहा है तो वैसे ही नॉर्मली करना है आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए, और उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो हमारा होगा लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर द पर्टिकुलर शेयर होल्डर। तो यही सारी चीजें हमने समझी है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, दैट इज सेक्शन नंबर 46। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। सेक्शन नंबर 46 से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, आपको इसको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप एक बार देख लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा खुद से। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर 46 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लिक्विडेटर के थ्रू और अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेस देन है अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। मतलब मिस्टर एक्स ने जो शेयर्स खरीदे थे, फॉर एग्जांपल 5 लाख के उन्होंने शेयर्स खरीदे थे, अब जो उनको अमाउंट मिल रहा है ना कंपनी से, वो अमाउंट सिर्फ उनको 4 लाख रुपीज मिल रहा है। इन दैट केस क्या होगा, सो बोला गया कि इसी में से तो पहले आप डिवाइड कर दो कि डिविडेंड का कितना है और
कैपिटल गेन का कितना जाएगा। तो डिविडेंड का बोला जा रहा है, इसमें 1 लाख डिविडेंड का है और इसमें से 3 लाख हमारा कैपिटल गेन का। तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इसी पर्टिकुलर अमाउंट से। सो कंपनी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कंपनी के पास समझ लीजिए लाइबिलिटीज में हमको दिख रहा है शेयर कैपिटल कितने का, 10 लाख का, ठीक है, और हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस दिख रहा है कितने का, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 लाख का। सो अगर हमारे पास कोई भी एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू अगर आपको देखनी है तो मार्केट वैल्यू किस तरीके से देखी जाएगी उसको समझिएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 5 लाख रुपए का उसके पास एसेट है, 5 लाख रुपए का उसके पास एसेट है और उसके पास शेयर कैपिटल देखा जाए तो पूरा 12 लाख का है ना। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो ये 5 लाख को आप 10:2 के रेशियो में या फिर बोला जाए तो 5:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। सो हम डिवाइड करें 5 लाख into 5 divided by 6 that is equal to 4,16,667 4,16,667 ये हो गया। और बचा हुआ अमाउंट दैट इज 5 लाख से अगर हम इसको डिडक्ट कर दे तो हमारे पास आ रहा है 83,333। सो ये होगा हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट और ये होगा हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट। इसके ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगी कंपनी और ये इसके ऊपर कैपिटल गेन पे करेगा कौन, मिस्टर एक्स। सो इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब प्रोपोर्शनेटली डिवाइड होगा, जितना भी लायबिलिटी साइड में आपको दिख रहा है उसके प्रोपोर्शन में आप इसको डिवाइड करेंगे। अगर पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहा है लिक्विडेटर शेयर होल्डर को, इन दैट केस लिक्विडेटर सबसे पहले अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरा करेगा, उसके बाद जो भी अमाउंट उसके पास आ रहा है उस पर वो कैपिटल गेन देगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट कैपिटल एसेट नहीं भी हो सकते हैं, तो ये हमने पहले ही देख लिया कि हमारे जो भी एसेट्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो कैपिटल एसेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैपिटल गेन अराइज किसके ऊपर हो रहा है, हमारे शेयर होल्डर के ऊपर हो रहा है और यहाँ पे कैपिटल एसेट हम किसको मान रहे हैं, शेयर्स को मान रहे हैं कि शेयर्स का ट्रांसफर हो रहा है और उसके बदले कंसिडरेशन में कैपिटल एसेट मिले या कोई भी एसेट मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हो रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 46। एक बार वो क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। इसके आगे के जो सेक्शन थे वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। सो दैट्स इट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।